तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे थे पिछली क्लास में एनर्जीज के बारे में। और जैसे हम लोगों ने देखा भी था कि एनर्जीज और डिफरेंट तरह की एनर्जीज होती है ना। तो हार्ट के लिए कितना एनर्जी चाहिए होता है? 1 लीटर पेट्रोल अगर फ्यूल कंबशन उसका होगा तो वो कितना एनर्जी रिलीज करेगा? ठीक है, 3 × 10⁻⁷। अगर हम एक बल्ब को 1 घंटे तक जलाते हैं, उसका वॉट 10 वॉट हो, तो तब वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा? साथ साथ अगर हम लोग बात कर रहे थे, अब जो भी इंटेक करते हैं, फूड इंटेक करते हैं, तो उसके लिए कितना एनर्जी वो यूज करता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कोलिजन। और आपने कोलिजन्स की बहुत सारी चीजें सुनी भी होंगी, जैसे हम वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में, या फिर किसी भी बॉल को अगर बाउंस करते हैं तो बाउंस होकर के हमारे हाथ में फिर से वापस आ जाती है। यही आप लोगों ने कैरम खेला है, तो कैरम बोर्ड में आप एक स्ट्राइक करते हैं और जो गोटियां होती हैं वो अलग अलग जगहों में, अलग अलग होल में चली जाती हैं। आपने बिलार्ड का नाम सुना होगा, है ना, स्नूकर का नाम सुना होगा। तो वहां पर भी क्या करते हैं, किसी बॉल को हिट करते हैं तो वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग गोल हो जाता है। यही मतलब बड़े लेवल पे ही नहीं, छोटे लेवलों में भी आप लोगों ने सुना होगा कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, जिसमें उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करी थी सोने की पन्नी में, गोल्ड फॉइल में। तो वहां पर उसको पता चला था कि कैसे क्या हुआ, एक न्यूक्लियस की खोज उसने करी थी। सिर्फ एक ही जगह में ऐसा था ना, जहां से एक पार्टिकल गया और उसी जगह से वापस आ गया बाउंस करके, और बाकी जगह से कहीं से ऐसे पेंट्रेट हो गया, कहीं से इधर से चला गया। तो कॉलिजन्स के बहुत सारे फिनोमेना है इन्वायरमेंट में। लाइट स्कैटर होती है, आसमान का रंग तुम्हें स्काई दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं वो स्कैटरिंग है। तो स्कैटरिंग मतलब फैलना है, और लाइट जब उसके पास आ रही है तो वो पार्टिकल्स में जाकर के लाइट, वो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं, और जब उन पे लाइट पड़ रही है तो उनके कॉलिजन से भी कुछ नए नए तरह के फिनोमेना दिखने को मिलते हैं। इलास्टिक और इन इलास्टिक, दो तरह के आपके कॉलिजन्स होते हैं। तो कॉलिजन्स को अगर हम कहें, जब दो बॉडी एक तरह से स्ट्राइक करें आपस में, तो स्ट्राइक करने के बाद उनकी क्या एनर्जीज या मोमेंटम, वो अगर कंजर्व हो जाते हैं तो उसको क्या बोला जा सकता है? कॉलिजन। या दूसरे शब्दों में एक और कहें कि जब कॉलिज स्ट्राइक कर रहे हैं, तो स्ट्राइक करने के बाद उनकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो भी कॉलिजन है। तो कॉलिजन एक तरह से कैसे चल रहा है? मोमेंटम की तरह। मोमेंटम में क्या चाहिए था? मास, वेलोसिटी। कोलिजन्स में भी यही होगा, जब कोई बड़ा सा ट्रक अगर एक साइकिल से टकराएगा तो क्या होगा? साइकिल बहुत तेज मूव करेगी लेकिन ट्रक ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा। वहीं साइकिल चलती हुई आ रही है और ट्रक से टकरा जाए, ट्रक रुका हुआ है, तो भी कौन जाएगा मूव? साइकिल मूव करेगी। तो कोलिजन्स के कुछ ऐसे फिनोमिना हमने देखने को मिलते हैं इन्वायरमेंट में भी, और साथ साथ अपनी डेली लाइफ में भी। तो कोलिजन्स को आप लिख सकते हैं, कोलिजन इज एन कोलिजन कोलिजन इज एन इवन collision is an event which two bodies collision is an event which in which two bodies two bodies strike each other strikes each other strikes each other applying large force for a small time. applying large force Applying large force for a small time. For a small time. हम जैसे बात कर रहे थे, बहुत बड़ा ट्रक अगर उससे टकराएगा तो क्या होगा? साइकिल बहुत दूर चली जाएगी और एक छोटे से समय में ही।
और अगर यार चलती हुई साइकिल अगर किसी बड़े ट्रक से टकराएगी तो क्या होगा, ट्रक वहीं की वहीं रहेगा लेकिन साइकिल फिर से हिट होकर के वापस या किसी दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो यहाँ पर जब क्या होता है कि इनिशियली जो वेलोसिटी होती है और मास होते हैं, दो बॉडीज कम से कम होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं कि पहले एक बॉडी है जिसका मास है m1, एक दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2, इसकी वेलोसिटी है u1 और इसकी वेलोसिटी है u2। और जब ये दोनों आपस की तरफ ऐसे मूव करते हैं, मूव करने के बाद एक जगह में ये हिट हुए, ठीक है, ये पहली बॉडी है m1 और ये m2, और हिट होने के बाद दोनों की स्पीड बदल गई। ये क्या है, कॉलिजन। कॉलिजन को हम हिंदी में भी बोलते हैं संघट, टकराना मतलब एक दूसरे का। और जब ये टकराते हैं और टकराने के बाद इस वाले की वेलोसिटी v1 हो जाएगी और इस वाले की वेलोसिटी v2 हो जाएगी, m1 m2। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो इनकी वेलोसिटी और मास होता है, ये वेलोसिटी और मास होता है, तो यहां पर मोमेंटम भी होगा। मोमेंटम मतलब जो हमने पढ़ा था, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के साथ जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा उनका डिफरेंस, और आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी का डिफरेंस होगा वो सेम होता है। मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन is equal to relative velocity of approach. Relative velocity of approach. इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी याद आ रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटिव वेलोसिटी मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जो सेपरेट करने के लिए वेलोसिटी चाहिए v2 माइनस v1, इसके बराबर होगा u2 माइनस u1 के बराबर। ये कोलिजन की कंडीशन है। टकराने के बाद कोलिजन से दूर करने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए और कोलाइड से पहले जो वेलोसिटी चाहिए, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो दोनों का ऐसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यही है ना कोलिजन। जब कोलिजन्स में हम इस तरह की चीजों को पढ़ते हैं तो यहां पर साथ साथ ये कंडीशन और लगाएंगे कि u1 इज ग्रेटर देन u2, u1 u2 से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बारे में आएगा। ठीक है, और इन दोनों का जो रेशियो आता है, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब पहले वाले ऑब्जेक्ट का दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के सापेक्ष जो वेलोसिटी का अंतर होगा, इस वाले का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इनका जो डिफरेंस होगा वो दोनों इक्वल होंगे। इन दोनों की जो रेशियो का आता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, relative velocity of separation divided by relative velocity of approach, velocity of approach, इन दोनों की रेशियो को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन मतलब होता है अलग करना। रेस्टिट्यूशन जैसे कि मैंने एक बॉल को बाउंस करा, तो तुम्हें पता है कि बाउंस करने के बाद अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो धीरे धीरे यहां से मैंने उसको बाउंस करा, वो यहां पे जाएगी, फिर क्या होगी, फिर थोड़ा यहां तक हाइट तक आएगी, फिर यहां आएगी, फिर यहां तक हाइट तक आएगी, और फिर धीरे धीरे उसकी हाइट क्या होती रहेगी, ठक ठक करके धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो ये क्या है, इस सरफेस के साथ उसका जो एक क्या है, चिपकना है या जुड़ाव जो है, तो उसको बोला जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को आप जैसे एफिशिएंसी था सेम एज उससे रिलेट कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है हमेशा
कि जितना पहले अप्रोच करते टाइम वेलोसिटीज रही होंगी वो सेपरेशन के बाद भी उतनी रही होंगी। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस जो आता है, तो वो अगर v1 ज्यादा होगा तो u2 कम होगा, तो वहीं वेलोसिटी ऑफ जो सेकेंड ऑब्जेक्ट होगा वो कम हो जाएगा और ये ज्यादा हो जाएगा। तो वो किस पे भी डिपेंड करते हैं, मासेस पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे ट्रक साइकिल से टकरा रहा है तो ट्रक का मास ज्यादा है और ट्रक की स्पीड भी कम है, लेकिन साइकिल की स्पीड कम है लेकिन साइकिल का मास कम है, तो ट्रक उसको हिट कर देगा क्योंकि उसका मास कम है। तो थोड़ा सा हिट करने पर साइकिल बहुत देर दूर तक जाएगी। लेकिन वहीं अगर क्या कहते हैं उसको, साइकिल अगर चाहे खड़ी भी है, चल नहीं रही है, लेकिन ट्रक तेजी से आ रहा है, तो भी हिट कौन होगा, साइकिल ही। तो इस तरह की कॉफिशिएंट को बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और इस कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बेसिस पे हम कॉलिजन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा इस तरह भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 divided by u2 minus u1, that is called coefficient of restitution. coefficient of restitution की जो वैल्यूज हैं, ये जीरो भी हो सकती है, e की वैल्यू e इज इक्वल टू जीरो, e इज लेस देन या ग्रेटर देन 1 और e इज लेस देन 1, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यूज आती हैं। जीरो भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, लेस ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। e की वैल्यू वो कैसे होगा, इनकी वेलोसिटी के डिफरेंस के बेसिस पे। अब लेकिन जब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब कि जो जुड़ाव है उसके बेसिस पे हम बॉडी के अंदर कॉलिजन्स के बेसिस में कुछ कैटेगराइज करते हैं। क्या क्या, सबसे पहला इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिसिटी तुम लोगों ने सुना होगा, है ना, जैसे रबड़ के अंदर इलास्टिक नेचर होता है, वहीं वायर के अंदर भी इलास्टिक नेचर होता है, कॉपर की वायर के अंदर भी होता है, सोने की तार के अंदर भी होता है, गोल्ड वायर के अंदर भी होता है, और गोल्ड वायर के अंदर काफी ज्यादा इलास्टिसिटी भी होती है, ठीक, टेंसाइल उसकी काफी ज्यादा अच्छी होती है। इलास्टिक कोलिजन में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वो है आपका मोमेंटम। मोमेंटम इसमें क्या होता है, कंजर्व होता है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। मोमेंट ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। मोमेंट ऑफ सिस्टम कंजर्व होगा तो क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मोमेंटम कंजर्वेशन में बताया भी है, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। तो यही इसमें क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। दूसरा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सिस्टम की, बताइए, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। पहले लिए ऑब्जेक्ट के लिए होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर 1/2 m2 v2 स्क्वायर। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। तीसरा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी भी कंजर्व होती है, किसके लिए, इसे बोला जाएगा इलास्टिक कोलिजन। लेकिन जब हम इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में बात करते हैं, इन द सेकेंड वन
इन इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन तो इन इलास्टिक कोलिजन में आपका मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि इन इलास्टिक का एग्जांपल तो बता दीजिए। इन इलास्टिक का एग्जांपल बिल्कुल मड जैसा है, कीचड़ जैसा या किसी गोबर जैसा। अगर आप किसी कच्चे गोबर को दीवार पे मारोगे तो क्या होगा, वहीं चिपक जाएगा, वापस नहीं आएगा बाउंस होकर के। तो उसको बोला जाएगा जब कोई ऑब्जेक्ट यहां से जाने के बाद वहीं चिपक जाए। जैसे कोई स्ट्राइकर अगर आप कहीं पे मारते हैं और स्ट्राइकर भी और उस गोटी की भी दोनों के दोनों कैरम बोर्ड के अंदर उस गड्ढे में गिर जाएं, तो वो कैसा है फिर वहां पर कोलिजन, इन इलास्टिक। लेकिन अगर आपने बॉल को बाउंस करा और बाउंस होकर के सेम हाइट पे वापस आ जाएगा तो कैसा है, इलास्टिक। और जो अगर धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा है तो वो कैसा है, इन इलास्टिक। जब आपने किसी कच्ची गोबर की बारे में बात करी या मड के बारे में बात करी, कीचड़ की, और वो दीवार पे मारा तो दीवार पे मारने के बाद वहीं चिपक गया, तो वहीं चिपकने का मतलब क्या है, आपने उसने एनर्जी लूज कर दी, खो दी, उसने अपनी एनर्जी वहां ट्रांसफर कर दी। तो सेकंड, इसमें मोमेंटम कंजर्व तो रहता है बी, लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, क्योंकि ये अपनी एनर्जी को लूज कर देता है। बताया ना अभी गोबर के वाला एग्जांपल या मड वाला, कीचड़ को उठाओगे दीवार पे मारो तो वहीं चिपक जाएगा, टकरा के वापस नहीं आएगा, तो वो कैसा है, तो काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता। जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, लेकिन इसमें टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। जब टोटल एनर्जी कंजर्व होगी तो इन इलास्टिक के केसेस को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट के इस सरफेस में किसी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, और v वेलोसिटी से ही फिर क्या हो गई, ऊपर की तरफ चली गई और सेम हाइट उसने अचीव करी। तीन डायग्राम, तो ये इलास्टिक है, जिसमें क्या कह रहे हो, हाँ अपने, लेकिन बाउंस होकर के सेम हाइट पे आ गई तो वहां तक कौन सा है, इलास्टिक। लेकिन फिर यही ऑब्जेक्ट आपने फेंकी यहां पे v वेलोसिटी से, लेकिन अब ये इतनी हाइट पे नहीं पहुंची, ये सिर्फ इतना ही हाइट उसने अचीव कर पाया, तो क्या होगा यहां पर, इसको बोला जाएगा इन इलास्टिक, इन इलास्टिक कोलिजन। थर्ड केस भी आता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को अपने सरफेस पे ऐसे हिट करा और हिट करने के बाद वो बाउंस होके ऊपर ही ना आए, बिल्कुल वहीं के वहीं चिपक जाए, ये तो इन इलास्टिक का ही एक अपर केस होता है, उसी को बोलते हैं। तो ये है प्लास्टिक, इसको क्या बोला जाता है, प्लास्टिक कोलिजन। ये प्लास्टिक कोलिजन, ये कैसे, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और प्लास्टिक कोलिजन। इसमें जो ई की वैल्यू होती है इक्वल टू 1, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू लेस देन 1, और प्लास्टिक कोलिजन में ई इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 1, यही है, ग्रेटर देन 1 मतलब इक्वल टू 1 के बराबर। हाँ, तो 1 से ज्यादा लगभग इसमें रहेगा, इलास्टिक कोलिजन के अंदर रहेगा, या 1 से अप्रोक्सीमेट 1 के बराबर, 1 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि फिर उसमें क्या हो जाता है, नेगेटिव, नहीं ऊपर से नहीं आएगी। आप
इलास्टिक, इन इलास्टिक और प्लास्टिक, यही 3 कोलिजन्स के केस हैं अप्रोक्सीमेट। तो इलास्टिक, इन इलास्टिक और प्लास्टिक कोलिजन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे किसकी? इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन।